बच्चों, हम कक्षा 12 के इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इसके जो प्रथम भाग है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, हम आज उसके दूसरे अध्याय का प्रारंभ करेंगे, जो कि है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इसमें हम 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी तक के काल का अध्ययन करेंगे। यानी इस बीच में कौन कौन से नए साम्राज्य उदय हुए, उनकी कैसी अर्थव्यवस्थाएं थीं, उनका साम्राज्य किस प्रकार का था, इस प्रकार से हम इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका आरंभिक जो समय था उसके कार्यकाल को देखते हैं, उसके कालखंड को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात प्रारंभ करते हैं हड़प्पा सभ्यता से। जैसा कि आप जानते हैं और आपने पहले अध्याय में पढ़ा है कि जो हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ 2600 ईस्वी पूर्व से हुआ और 1900 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का कालखंड रहा। 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का कालखंड रहा। इसके बाद में जहां सभ्यता अस्तित्व में आई वो था वैदिक काल, वैदिक सभ्यता का काल। और यह काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक और 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक दो भागों में इसको बांटा गया है। एक तो कुल भाग तो था, कुल काल तो था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का। इसके दो भाग हैं, एक ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का काल था। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, ऋषियों ने, मुनियों ने सिंधु नदी के किनारे पर बैठ करके ऋग्वेद बनाया। और उसके बाद का जो दूसरा काल है, वैदिक काल को जो दूसरा भाग है उसका, वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का कार्यकाल माना जाता है। इसके अंदर अन्य 3 जो वेद थे, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, ये बने। उसके बाद में देखिए साम्राज्य स्थापित हुए और मुख्य रूप से 4 साम्राज्य अस्तित्व में आए। हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश, ये 4 साम्राज्य अस्तित्व में आए। हर्यक वंश जो था वो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व तक रहा। उसके बाद में नागवंश आया। नागवंश 412 से लेकर के 344 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रहा। उसके बाद में नंदवंश आया। नंदवंश 344 से लेकर के 321 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रहा। और अंतिम प्रमुख साम्राज्य मौर्य वंश था, जो 321 से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक रहा। यानी ये 4 साम्राज्य प्रमुख साम्राज्य रहे आरंभिक काल में। नंदवंश जो था, नंदवंश की स्थापना 344 ईस्वी पूर्व में महापद्मनंद ने की थी। 344 ईस्वी पूर्व में महापद्मनंद ने की थी और उसका अंतिम शासक घनानंद था। नंदवंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। घनानंद से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों की दुश्मनी थी। दोनों ही उससे बदला लेना चाहते थे, उसको हटाना चाहते थे, उसके वंश को समाप्त करना चाहते थे। दोनों एक साथ मिले और चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता और चाणक्य की बुद्धि से उन दोनों ने मिलकर के घनानंद को समाप्त कर दिया, उसके राज्य को खत्म कर दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली, जिसका चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने समाप्त कर मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश में ऐसे तो कई शासक हुए, लेकिन प्रमुख रूप से 3 ही शासक माने गए जो बहुत लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया और उनका शासनकाल बहुत ही शानदार रहा। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद में उसका पुत्र बिंदुसार, जिसने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। और उसके बाद में उसका पुत्र अशोक, जिसने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इस मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी, लगभग 24 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद में उसका पुत्र
बिंदुसार, जिसने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया, और उसके बाद में उसका पुत्र अशोक, जिसने लगभग 37-38 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद में इसका जो अंतिम शासक था वो वृहदत्त मौर्य था। पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और इस प्रकार से 185 ईस्वी में मौर्य वंश समाप्त हो गया और इसने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। अंतिम वृहदत्त मौर्य को पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना कर दी और मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से जो मौर्य साम्राज्य था लगभग 137 वर्ष तक अस्तित्व में रहा। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। अब क्या क्या विकास हुए? देखिए, पहला विकास तो यह हुआ कि सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे पर ऋषि मुनियों ने बैठकर ऋग्वेद की रचना की, ऋग्वेद लिखा। रचना शब्द ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उसको लिखा नहीं था, उन्होंने रचना की थी, यानी उन्होंने उसको बोला था और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये वेद आगे बढ़ते चले गए और कालांतर में इनको लिखा गया। तो सिंधु नदी की और उस पर सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे पर बैठकर ऋषि मुनियों ने ऋग्वेद की रचना की। उसके बाद में अगर हम देखें दूसरा क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि जो उत्तरी भाग था, उपमहाद्वीप का जो उत्तरी भाग था और जो दक्कन का पठार था और उसका जो दक्षिणी भाग था, कर्नाटक वाला इलाका, वहाँ पर कृषि बस्तियाँ अस्तित्व में आईं, यानी किसान लोग वहाँ रहे और खेती बाड़ी का कार्य प्रारंभ हुआ। दक्कन का पठार और दक्षिण में चरवाहों की बस्तियां भी देखी गईं। देखिए, मुख्य रूप से ये तीन मुख्य कार्य हुए। सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे पर रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन का पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। देखिए, आप जब उपमहाद्वीप के यानी भारत के नक्शे को देखते हैं तो इसमें ये जो नीचे वाला इतना ये दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई, उधर उत्तर भारत में भी कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई और यहाँ कर्नाटक में भी कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। इस प्रकार से कृषकों की बस्तियां बस गईं। तीसरा महत्वपूर्ण, दक्कन का पठार जो ये क्षेत्र था और जो दक्षिणी क्षेत्र था, इन दोनों क्षेत्रों पर भी चरवाहों की बस्तियां भी देखी गईं। दक्कन और दक्षिणी भाग में चरवाहा बस्तियां भी मिली हैं। उसके अलावा एक चीज़ और जो विशेष रूप से देखी गई कि 1000 ईस्वी पूर्व के बाद में एक परिवर्तन और भी आया विशेष रूप से, और वो परिवर्तन क्या था? शवाधान का। शवाधान का जो तरीका था वो बदल गया। आपने हड़प्पा सभ्यता में देखा था कि शवाधान करने के लिए गर्त यानी कब्र खोदी जाती थी और उसमें मृतकों को दफनाया जाता था। अब उसका तरीका बदल गया। अब महापाषाण नामक ख्यात जो पत्थर होते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे, ऐसे बड़े बड़े विशाल पत्थर होते थे, उन पत्थरों को जमीन पर रख के और उनके ढांचे बनाए जाते थे और उन ढांचों के अंदर शवों को दफनाया जाता था। भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। मुख्य रूप से ये मध्य और दक्षिण भारत में आए। मध्य भारत में और दक्षिण भारत में ये तरीके देखे गए, जिसमें महापाषाण नामक ख्यात पत्थरों के ढांचों में एक पत्थर इधर रखा गया, दूसरा इधर रखा गया, उसको ऊपर से ढक दिया गया, ये ढांचा बना दिया और इन ढांचों के अंदर शवों का शवाधान होता था और फिर इन शवों के पास में लोहे के उपकरण और हथियार रख करके उनको भी साथ में दफनाया जाता था। यानी आप देखिए अब क्या चीज़ नई आ गई हड़प्पा काल के बाद में? लोहा। अब लोहा आ चुका था, लोहे का उपयोग प्रारंभ हो चुका था और लोहा एक बहुत आवश्यक धातु बन चुका था। अब देखिए 600 ईस्वी पूर्व से आए नए परिवर्तन। 600 ईस्वी पूर्व का जो काल प्रारंभ हुआ वहां से और भी नए परिवर्तन देखे गए। नए राज्यों का उदय हुआ, बड़े बड़े साम्राज्य बने,
और नगर बने। उसके बाद में नए राज्य बने, साम्राज्य बने और रजवाड़े बने, यानी राजाओं का राज्य स्थापित हो गया। कृषि कार्य अब संगठित हो गया था, यानी कृषि कार्य को बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया जाने लगा, मिलजुल करके किया जाने लगा। राज्य का पूरा सहयोग होता था कृषि कार्य में। जमींदारों के द्वारा जमीनें उपलब्ध की जाती थीं और किसानों के द्वारा जमीनों पर उपज पैदा की जाती थी। आप देखिए, उसके अलावा सिंचाइयों की व्यवस्था भी हुई, हल की भी व्यवस्था हुई, क्योंकि अब लोहा आ चुका था, हल की फाल आ चुकी थी लोहे की, और लोहे के हल के द्वारा खेतों की जुताई का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके अलावा नहरों से, कुओं से और तालाबों से सभी प्रकार से सिंचाई के कार्य प्रारंभ हुए। फसल बहुत अच्छे रूप में होने लगी और समृद्धि आने लगी। कृषि उपज का कार्य भी संगठित हुआ। और अब देखिए, एक जो नई चीज है 600 ईस्वी पूर्व के बाद में जो बहुत ज़्यादा हुई, वो थी कि नए नए नगरों का विकास हुआ, उदय हुआ। बड़े बड़े शहर बसे धीरे धीरे करके, पहले छोटे थे फिर बड़े थे। नए नगरों का विकास कैसे हुआ? लोगों ने जहाँ देखा कि जहाँ उनको सुविधा थी वहाँ जाके बसे, और उसके बाद में वो बड़े रूप में बदलते चले गए। जैसे मान लो कहीं पानी था, जलवायु उपयुक्त थी, मिट्टी उपजाऊ थी, तो वहाँ जा कर के लोग बस गए। फिर और लोग आ गए, जनसंख्या बढ़ती चली गई, बस्तियां बन गई, उसके बाद नगर बन गए, महानगर बन गए। अब देखिए, अगर हम बात करें कि इतिहासकार प्राचीन समय के इतिहास की जानकारी कैसे करते हैं, तो उसके लिए वो प्राचीन समय के मुख्य रूप से 3 चीज़ों के द्वारा वो अध्ययन करते हैं। एक तो उस समय के अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं, सिक्के और चित्र। ये 3 इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनसे पूरे प्राचीन इतिहास की जानकारी हुई। लेकिन ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसकी भाषा को पढ़ना, इसके संकेतों को समझना अपने आप में बहुत कठिन काम है। फिर इसके अलावा इससे पूरी जानकारी भी नहीं मिलती है, क्योंकि देखिए, अभिलेखों में, सिक्कों में जो इनको बनवाता है, जैसे राजा लोग बनवाते थे, शासक लोग बनवाते थे, बड़े बड़े जो व्यापारी थे वो इनको बनवाते थे, पैसे वाले लोग बनवाते थे, तो वो स्वयं के ही विचार, स्वयं के ही क्रियाकलाप, स्वयं की उपलब्धियां ही उनमें दर्ज कराते थे। सामान्य जन की या समाज की या उस समय की आर्थिक स्थिति, इसके बारे में इन अभिलेखों के अंदर ज़्यादा नहीं होता। इसलिए इनसे एक सीमित मात्रा में ही उस समय का ज्ञान प्राप्त हुआ है। इतिहासकार प्राचीन समय में होने वाले विकास का आकलन अभिलेखों के द्वारा, सिक्कों के द्वारा और चित्रों जैसे स्रोतों के अध्ययन से करते हैं। लेकिन यह एक जटिल प्रक्रिया, बहुत कठिन प्रक्रिया है। इनकी भाषाओं को पढ़ना, संकेतों को समझना, और इसके पश्चात भी इन स्रोतों के द्वारा भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। सब कुछ इन अभिलेखों में दर्ज नहीं होता, इसलिए इनसे सारी जानकारी नहीं मिल पाती है। अब देखिए, हम अभिलेख को समझ लेते हैं कि अभिलेख क्या चीज़ है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है अभिलेख, क्योंकि बहुत सारे अभिलेख पाए गए और इन अभिलेखों से ही आरंभिक उपमहाद्वीप के इतिहास का पता लगा है। तो देखिए, एक यहाँ पर ये अभिलेख है, सांची में मिला है, और ये मध्य प्रदेश में है सांची। ये 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का अभिलेख है, यानी लगभग जो मौर्य काल था उसके अंतिम समय का ये अभिलेख है। इस अभिलेख में आप देखते हैं, देखो ये विभिन्न प्रकार के इसमें चिन्ह है। एक ये रहा कोई भाषा है, यहाँ एक ये चिन्ह ये कोई लिपि है जो इसके अंदर लिखी गई है, ऐसे ही ये है, ये अभिलेख है। ये अभिलेख पत्थर के, धातु के या कठोर मिट्टी के बर्तनों पर लिखे जाते थे, क्योंकि बहुत स्थायी चीज़ थी ये। अभिलेख पत्थर के, धातु के या मिट्टी के कठोर सतह पर खुदे होते थे। इन अभिलेखों पर जो इन अभिलेखों को लिखवाता था, वो अपनी उपलब्धियों को, अपने क्रियाकलापों को और अपने विचारों को लिखवाता था। इनमें बनवाने वाले लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप और विचार लिखे हुए होते हैं। इसके बाद में देखिए, ये जो अभिलेख थे, इन पर राजा जो थे वो अपने क्रियाकलापों के साथ साथ उस समय स्त्री या अथवा पुरुषों के द्वारा कोई भी दान दिया जाता था उसको भी लिखवाते थे, और वो जो दान थे वो धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने वाले दानों को इसमें दर्ज कराते थे।
इनमें राजाओं के क्रियाकलाप और महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने वाले दानों का ब्यौरा है। अभी आपने देखा कि जो अभिलेख हैं ये पत्थर पर लिखे होते हैं, ये धातु पर खुदे होते हैं, या कठोर जो मिट्टी की कठोर सतह है उस पर खुदे होते हैं, इसलिए बहुत स्थायी होते हैं, ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। देखिए दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अभिलेख भी आज तक हैं, यानी ये अपने आप में बहुत ही स्थायी प्रमाण होते हैं। इसके अलावा देखिए इन अभिलेखों पर इनके खुदाई के समय की तिथि भी अंकित होती है, लेकिन कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं जिन पर तिथि नहीं मिली है, फिर भी इतिहासकारों ने उसकी तिथि को जानने की कोशिश की है। तो उसके भी तरीके हैं, जैसे उन्होंने पुरालिपि के आधार पर अथवा लेखन शैली के आधार पर उसकी तिथि को पढ़ा। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है, और जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण पुरालिपि से अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सही तरीके से किया जा सकता है। पुरालिपि यानी पुरानी लिपि को पढ़ करके, यानी ये लिपि किस समय की थी उस कालखंड से मिला करके उसकी तिथि का अंदाज लगाया जाता है। अथवा लेखन शैली से कि यानी ये जो इस पर लिखी हुई चीजें हैं ये किस काल की हैं, उससे भी उसका काल का पता लगता है। जैसे कि आप देखिए कि पुरातत्वविदों ने या पुराने इतिहासकारों ने यह खोजा कि 250 ईस्वी पूर्व में ए को ऐसे लिखते थे। देखिए आप ऐसे इस प्रकार से 250 ईस्वी पूर्व में, फिर समय बदला और 500 ईस्वी तक आते आते इस ए को देखिए इस प्रकार से लिखा जाने लगा, यानी भिन्नता हो गई। ए जो था वो पहले ऐसे लिखा जाता था, कालांतर में इसको ऐसे लिखा जाने लगा। लेकिन इतिहासकारों ने इसको पढ़ लिया और पता लगा लिया कि देखिए ये 250 ईस्वी पूर्व का ए है और ये 500 ईस्वी का ए है। तो इससे जो अभिलेखों का जो समय है, यानी ये अभिलेख किस समय के थे उसके काल का निर्धारण किया गया। जो प्राचीनतम अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा में जैसे अजातशत्रु के स्थान पर वहां अजातशत्रु लिखा हुआ है, अशोक के स्थान पर अशोक लिखा हुआ है, यह प्राकृत भाषा थी और ये आम जन की बोलचाल वाली भाषा थी, इसलिए अभिलेख उसमें लिखे जाते थे जिससे सभी लोग इसको समझ जाएं। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी। अजातशत्रु और अशोक प्राकृत भाषा में ही लिखे हुए नाम हैं, लेकिन बाद में अभिलेख कुछ और भाषाओं में भी मिले, जैसे तमिल भाषा में भी मिले, पाली भाषा में भी मिले, संस्कृत भाषा में भी लिखे। तमिल भाषा जो कि दक्षिण की भाषा थी उसमें अभिलेख मिले और दक्षिण के साम्राज्यों की, वहाँ के राज्यों की उससे जानकारी मिली। पाली भाषा में भी अभिलेख मिले और संस्कृत जो कि उस समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रिय भाषा थी, जो कि सर्वाधिक उच्च भाषा भी मानी जाती है, उसमें भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब देखिए प्रिंसेप और पियदस्सी, ये दोनों शब्द आपको बहुत अजीब से दिखाई दे रहे होंगे कि ये क्या है, प्रिंसेप क्या है, पियदस्सी क्या है। पहले इन दोनों शब्दों के बारे में बताता हूं मैं। प्रिंसेप जो शब्द है वो एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम है। और पियदस्सी जो शब्द है उसका अर्थ है प्रिय दर्श दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला, मनोहर मुखाकृति वाला व्यक्ति। पियदस्सी जो बहुत सुंदर लगे, देखने में अच्छा लगे, वो पियदस्सी होता है। अब हम अपनी बात शुरू करते हैं कि दोनों शब्द क्यों आए। कि 1830 का जो दशक था वो भारतीय अभिलेख विज्ञान के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण दशक रहा, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि दोनों लिपियों को समझ लिया और ये जो पुराने अभिलेख थे इन्हीं दोनों लिपियों में लिखे गए थे। बस इन लिपियों को समझते ही जो अभिलेखों पर और सिक्कों पर जो भी लिखा गया था उसको पढ़ना बड़ा आसान हो गया। और जेम्स प्रिंसेप ने बहुत सारी जो पुराने अभिलेख और सिक्कों को पढ़ डाला।
अब तो यहाँ पर एक नया मामला शुरू हो गया और इस उपमहाद्वीप के और यूरोप के जो विद्वान थे, तो यूरोपीय लोगों का यहाँ शासन था उस समय, वो यहाँ पर विशेष रुचि रखते थे और नई खोज हुई थी। इसलिए इन सब विद्वानों ने आरंभिक राजाओं के, जो आरंभिक काल के राजा थे भारतीय इतिहास के, उन सब की वंशावलियों को पुनर्रचित किया, दोबारा उन्होंने बनाई, वंशावली को ठीक क्रम में रख दिया। इससे हमारे पुराने भारतीय इतिहास का एक नवीन चित्र हमारे सामने आ गया। देखिए, भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि दोनों का अर्थ निकाल लिया। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। जो आरंभिक अभिलेख थे और सिक्के थे वो ब्राह्मी लिपि अथवा खरोष्टी लिपि में ही थे, इसलिए इनको समझने से अभिलेखों और सिक्कों को पढ़ना बड़ा आसान हो गया। प्रिंसेप ने पाया कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी लिखा हुआ है। पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाला राजा। पियदस्सी मनोहर मुखाकृति वाला राजा। मनोहर, मनोहर मन को हर लेने वाला, यानी मन को आकृष्ट करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, ऐसे राजा के बारे में उस पर लिखा हुआ था। दूसरे कुछ ऐसे सिक्के और अभिलेख थे जिस पर मनोहर या पियदस्सी के अलावा अशोक लिखा हुआ था। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक लिखा हुआ था। जो बौद्ध ग्रंथ हैं उन्होंने ये भी माना है कि अशोक उस समय का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, इसलिए उसका नाम ही ये होगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भी अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों के में से एक था और इस शोध के बाद भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना की। जो भारतीय विद्वान थे और यूरोप के विद्वान थे, उन्होंने आरंभिक काल के राजाओं की वंशावली दोबारा बनाई, ठीक ढंग से बनाई, क्रमानुसार बनाई, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। जो विभिन्न भाषाओं में, चाहे वो ब्राह्मी में लिखे हुए थे, चाहे वो खरोष्टी में लिखे हुए थे, उन अभिलेखों और ग्रंथों का उन्होंने बहुत ज़्यादा उपयोग किया और इससे उनको एक नई दिशा मिली, इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिली, भारत के इतिहास के अध्ययन को, और उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र उनके सामने तैयार हो गया। इसके बाद में इतिहासकारों ने और भी कुछ जानने की कोशिश की। और देखिए, सबसे विशेष बात कि राजनीतिक परिवर्तन जब होते गए तो उसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास, ये दोनों किस प्रकार से परिवर्तित हुए, इसकी भी उन्होंने जानकारी करने की कोशिश की। क्या इनके राजनीतिक परिवर्तनों के आर्थिक और सामाजिक विकासों से संबंध थे? ऐसे कुछ संबंध पाए गए, लेकिन अधिकांशतः नहीं भी। यानी जैसे जैसे राजनीतिक परिवर्तन हुए, समाज में आर्थिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, क्या हुए, कैसे हुए, इन संबंधों को जानने की कोशिश की। अब देखिए, प्रारंभिक राज्य। अब हम शुरुआती राज्यों की बात करते हैं। हमने देखा था कि 600 ईस्वी पूर्व के बाद में अनेक जो राज्यों की, साम्राज्यों की स्थापना हुई। उन साम्राज्यों में से 16 महाजनपद बड़े प्रमुख थे। उन महाजनपदों के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। देखिए, महाजनपद जनपद शब्द से बना है, जनपद, और जनपद का अर्थ है जनता का पैर। जन यानी जनता और पद का अर्थ है पैर, यानी जहां पर जनता का पैर हो, यानी जनता जहां आकर के बस जाए, अपना पांव जहां रख दे, जहां बस जाए, वो क्या है? जनपद। ऐसा भूखंड जहां कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है, वो जनपद कहलाता है। 600 ईस्वी पूर्व के बाद में बड़े बड़े साम्राज्य बने, राज्य बने, नगरों का विकास हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात है
लोहा आ गया, लोहे का प्रचलन प्रारंभ हो गया और उसके साथ साथ ही सिक्कों के द्वारा विनिमय भी प्रारंभ हो गया। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बात थी। 600 ईस्वी पूर्व का समय भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल था, क्योंकि यह काल आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के लिए बहुत ही प्रमुख समय था। ये चार चीजें महत्वपूर्ण रही उस समय। क्या हुई? एक तो नए नए साम्राज्य बने, राज्य बने। दूसरा, नगर बने, बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोहे का उपयोग बहुत बढ़ गया। नई धातु आई थी लोहा, उसका उपयोग बहुत बढ़ गया। और चौथा, सिक्कों का विकास हुआ। इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दो दार्शनिक विचारधाराएं भी उसी समय अस्तित्व में आई, सामने आई, जनता के सामने आई। इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ। और इन बौद्ध और जैन ग्रंथों में, जैसे बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक हैं, जैन ग्रंथ हैं, उसमें आगम ग्रंथ हैं उनके, इनके अंदर ही इस महाजनपद के बारे में बताया गया है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में ही महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है कि इस प्रकार के 16 महाजनपद थे। अब वो महाजनपद कौन कौन से थे देखिए आप। ये उनमें 7 तो प्रमुख महाजनपद थे और बाकी 9 थोड़े से कम यानी छोटे महाजनपद थे। देखिए वो महाजनपद हैं वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ये 7 तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े महाजनपद थे। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। उसके बाद में देखिए मल्ल, मत्स्य, अंग, चेदी, काशी, कंबोज, वत्स, सूरसेन और अश्मक, ये 9 अन्य महाजनपद भी थे। इस प्रकार से 16 महाजनपद उस समय थे। अब देखिए मैं आपको नक्शे में बताता हूं। देखिए कंबोज ये रहा और गांधार ये रहा, 2 महाजनपद तो ये रहे इस तरफ उत्तर पश्चिम दिशा में। उसके बाद में देखिए एक महाजनपद ये रहा सूरसेन, एक मत्स्य ये रहा, एक अवंती ये रहा, अश्मक ये है, चेदी ये है। उसके बाद में आइए पांचाल ये है, वत्स ये है, कौशल ये है, काशी ये है और उसके बाद मल्ल ये है, वज्जी ये है, मगध ये है, अंग ये है। ये आपको 16 महाजनपद इस नक्शे में दिखाए गए। दोबारा देखिए कंबोज है, गांधार है, सूरसेन है, मत्स्य है, अवंती है, चेदी है, अश्मक है, पांचाल है, कुरु है, कौशल है, काशी है, वत्स्य है, मल्ल है, वज्जी है, मगध है और अंग है। इनमें सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो मगध था, जो आधुनिक बिहार में है। अब देखिए इन महाजनपदों की अगर हम बात करें तो इनमें से 14 महाजनपद तो ऐसे थे जहां पर राजाओं का शासन था, लेकिन 2 महाजनपद ऐसे भी थे वज्जी और मल्ल जहां पर कई राजाओं का शासन था, जिनको गण राजा बोलते थे। गण राजा यानी राजाओं का समूह, कई राजा, यानी आप ये देखिए 200-200, 300-300 राजा होते थे और वो सब मिलकर के इस महाजनपद पर शासन करते थे। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध भी इन्हीं गणराजाओं के परिवारों से रहे हैं। ये जो गणराजा थे ये क्या करते थे, ये जो भी भूमि के साथ साथ जो भी आर्थिक स्रोत थे पूरे राज्य के, उन सब पर अपना नियंत्रण रखते थे। और आप देखिए इन महाजनपदों का जो समय था वो लगभग 1000 वर्ष तक चला। ये 1000 वर्ष तक ये महाजनपद अस्तित्व में रहे। 14 स्थानों पर तो राजतंत्र था, यानी राजा का ही शासन था। 2 स्थान वज्जी और मल्ल में गणतंत्र था। अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन था,
गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। जो गण राजा वाले जो राज्य थे, वज्जी और मल्ल, वहां पर कई राजा मिलकर के शासन करते थे और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति ही राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध भी इन्हीं गणों से संबंधित हैं। ये जो वज्जी और मल्ल, जो कि दोनों ही गण राजाओं वाले महाजनपद थे, यहाँ पर राजा गण जो थे वो भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर सामूहिक नियंत्रण रखते थे। भूमि पर भी अपना नियंत्रण रखते थे और अन्य जो आर्थिक स्रोत हैं उस पर भी अपना पूरा अधिकार रखते थे, कंट्रोल रखते थे। और ये राज्य लगभग 1000 सालों तक बने रहे। इन महाजनपदों की राजधानी भी होती थी। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी भी होती थी और वो जो राजधानी है वो किले का घेरा लगाए हुए होती थी। बड़ी जगह होती थी और उसका घेरा लगा हुआ होता था, किले जैसा मजबूत। और इन किलों के अंदर, इन राजधानियों के अंदर इनकी सेना रहती थी और प्रशासनिक व्यवस्था के लोग भी वहां पर रहते थे। नौकरशाही रहती थी। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता थी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता थी कि भाई सेना को भी रखना है, नौकरशाही को भी रखना है, इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता थी। तो देखिए 600 ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों की, धर्म ग्रंथों की रचना की और उसमें उन्होंने राजा और प्रजा दोनों को क्या करना चाहिए, किन नीतियों का पालन करना चाहिए, उसके बारे में बताया है। और उसमें यह भी बताया है कि जो राजा हैं वो क्षत्रिय वर्ग के ही होने चाहिए। लगभग 600 ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की और उसमें शासक सहित अन्य के लिए भी नियमों का निर्धारण किया गया। राजा के लिए भी और अन्य वर्ग जो थे समाज में, उन सब के लिए, प्रजा के लिए भी नियमों की रचना की गई और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ग के ही होने चाहिए। शासकों का कार्य किसानों से, व्यापारियों से और शिल्पकारियों से, इनसे कर और भेंट वसूलना था। शासकों का कार्य किसानों से, व्यापारियों से और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना था। इसके अलावा आर्थिक रूप से यानी पैसा प्राप्त करने के लिए जो पड़ोसी राज्य हैं या जो शत्रु राज्य हैं वहाँ पर आक्रमण करके भी पैसा प्राप्त करने को भी उन्होंने सही माना। संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना गया था। धीरे धीरे ऐसा करते करते ये जो महाजनपद थे, इनकी अपनी एक स्थायी सेना बन गई जो परमानेंट थी। हालांकि इसमें खर्चा बहुत होता था, लेकिन जो बहुत बड़े महाजनपद नहीं थे, जो छोटे थे, जिनके आर्थिक आय अभी भी कम थी, उनकी जो सेना थी वो स्थायी नहीं थी और वो समय समय पर अपने किसानों को और सामान्य जन को बुला करके अपनी सेना का निर्माण करते थे। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना बना ली और नौकरशाही तंत्र भी स्थापित कर लिए, जबकि बाकी राज्य अब भी कृषक वर्ग से नियुक्त की जाने वाली सहायक सेना पर ही निर्भर थे। मुख्य रूप से उसमें कृषक वर्ग के लोग आते थे और उससे वो अपनी एक सेना बनाते थे और उस सेना के द्वारा वो अपना काम चलाते थे। 16 महाजनपदों में जो सबसे प्रथम है मगध के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, यूं तो 16 महाजनपद थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? मगध क्यों था? वो बड़ा क्यों हुआ? उसका विस्तार क्यों हुआ? उसका विकास क्यों हुआ? इसके बहुत सारे कारण थे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये था कि वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ थी, कृषि कार्य के लिए बहुत ही लाभदायक थी। उसके अलावा वहाँ पर झारखंड का जो इलाका है, वर्तमान में झारखंड है, वो उस समय मगध में था। तो वहाँ लोहे का उत्पादन खूब होता था, लोहे की खानें थी, तो उसे हथियार बनाने में, उपकरण बनाने के लिए लोहा पर्याप्त मात्रा में वहाँ से मिल जाता था। फिर वहाँ पर जंगली क्षेत्र बहुत था, वन बहुत थे, तो हाथी खूब मिल जाते थे और सेना के लिए हाथियों की आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ से हाथी मिल जाते थे। उसके बाद में आप देखिए कि एक महत्वपूर्ण बात और भी थी
कि वो गंगा नदी के किनारे पर था और भी अन्य भी नदियां थी वहाँ पर, तो वो आवागमन के लिए एक बहुत अच्छा साधन था जल के द्वारा, पानी के द्वारा आवागमन, जो कि बहुत सस्ता भी होता है और बहुत आसान होता है। इसलिए जो जलमार्ग होने के कारण भी मगध जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक महाजनपद बना और इस महाजनपद का इतना विस्तार हुआ कि वर्षों तक ये सबसे बड़ा महाजनपद रहा। 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व में मगध, जो कि आधुनिक बिहार का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, उसके कारण क्या थे? मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर से अच्छी होती थी। वहाँ की जो ज़मीन थी वो बहुत उपजाऊ थी, इसलिए वहाँ पर खेती बहुत बढ़िया होती थी। लोहे की खदानें, जो कि आधुनिक झारखंड है, वो भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल हो गया था। लोहा मिलने लग गया था, इसलिए उपकरण भी बहुत आराम से बन जाते थे, उससे बहुत बढ़िया बनते थे और हथियार भी बनते थे। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अंग थे। हाथी सेना के लिए चाहिए थे, वो वहाँ आराम से मिल जाते थे। गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ भी था, इसलिए ये भी एक वहाँ फायदा था। जैन और बौद्ध जो लेखक हैं, उन्होंने मगध की महत्ता का एक कारण और भी बताया है। वहाँ के शासकों को, वहाँ के बहुत महत्वाकांक्षी शासक हुए, जैसे अजातशत्रु था, जैसे बिंबिसार था, जैसे महापद्म नंद था। ये 3 वहाँ के ऐसे महत्वाकांक्षी शासक हुए जिनकी नीतियाँ बहुत शानदार थी और उनके जो मंत्री थे उन्होंने उनकी शानदार नीतियों को क्रियान्वित भी किया, इसलिए भी मगध का बहुत विस्तार हुआ। मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को भी बताया है, जिसके अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद ये ऐसे राजा थे जो बहुत महत्वाकांक्षी थे और इनके मंत्री इनकी बेहतर नीतियों को लागू करते थे। प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगीर थी। राजगीर का प्राकृतिक नाम है, ये इसकी राजधानी थी, जिसका अर्थ है राजाओं का घर, जहां राजा निवास करते हैं। और आप देखिए इतनी बढ़िया जगह थी, इसके चारों तरफ 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ यह शहर था। राजगीर के किले की ये दीवार है, यहाँ पर ये इसकी दीवार बहुत मजबूत दीवार है और इस पहाड़ी क्षेत्र पर यह किला बना हुआ है। इसके अवशेष मिले हैं मजबूत दीवार के। कालांतर में राजगीर को राजधानी से बदल दिया गया और उसके बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जो अब पटना के नाम से जानी जाती है। और इसको राजधानी बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर इसकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। गंगा नदी के किनारे पर था और वहाँ से आवागमन के लिए, जल के द्वारा आवागमन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाद में ये जो पाटलिपुत्र जो था वो बहुत वर्षों तक इसकी राजधानी रहा। तो बच्चों, आज हमने अध्याय 2 राजा किसान और नगर को प्रारंभ किया। इसमें हमने जो आरंभिक भारतीय काल है उसके बारे में अध्ययन किया, उसके साम्राज्यों के बारे में अध्ययन किया। फिर अपन ने महाजनपदों को, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध है, उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम यहीं विराम लेते हैं और अगले भाग में हम मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के जो भी सिद्धांत थे, नीतियाँ थीं और उसके जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।